फ्रेंड्स, आज हम लोग सामान्य अध्ययन का पूर्वावलोकन, जिसमें 2023 तक के प्रश्न पत्र शामिल हैं, भारतीय इतिहास वाला भाग देखेंगे। मुख्यतः इसमें हम लोग प्रारंभिक परीक्षा एंड यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। और इसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रारंभिक परीक्षा के, चाहे वो आईएएस हो या पीसीएस हो, सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। चलिए, सबसे पहले ये नोट्स है। हम लोग नोट्स नहीं रीड करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला देखिए चैप्टर वो कौन सा है, पाषाण काल है। अब पाषाण काल में आप देख सकते हैं कि इस पाषाण काल को स्टोन एज भी कहते हैं। और स्टोन एज के क्वेश्चंस को चलिए हम लोग हल करते हैं। ये नोट्स है, नोट्स आप देख सकते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरावनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। तो यहाँ पे ये देखें तो इसमें ये दोनों सही है, एक भूगर्भ वैज्ञानिक, एक पुरातत्वविद। उत्तर में देखिए, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। कब की? 1863 ईस्वी में। तो इससे ये आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि इसका आंसर ए और बी ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। अब ये किसने किया था? थॉमसन ने किया था, लुबाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। तो इसमें जो सही उत्तर है वो थॉमसन है, आप देख सकते हैं। डेनमार्क के कोपनहेगन संग्रहालय में 1818 से 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर, किसके आधार पर? सामग्री के आधार पर पाषाण काल, कांस्य काल, लौह युग का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। ठीक है, तो ये नाम रखिएगा किसने किया था? 1818 से 1820 के मध्य। ठीक है, क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन। ठीक है, तो इन्होंने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इस वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। तो कब किया था? 1836 में, वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण। ठीक है, तो आप समझ गए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो इसमें आपको ये बताना है कि सबसे पहले पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था। इसका मतलब शुरुआत पशुपालन का कब से हुआ था। तो निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, कि मध्य पाषाण काल में। तो इसमें सबसे सही उत्तर है वो मध्य पाषाण काल है। आप समझ रहे हैं ना। तो इसमें क्या है, ये तो पूर्व पाषाण काल के भाग हो गए, निचले पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, ऊपरी। लेकिन ये मध्य पाषाण काल में हुए थे। ठीक है, तो ये पूर्व पाषाण काल के सारे हिस्से हैं, जिसमें नहीं हुआ था तो मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में। तो आपको ये याद रखना, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के साक्ष्य में भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद, ये कहाँ पे है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। तथा बागोर, बागोर कहाँ पे है? भीलवाड़ा, राजस्थान में मिलते हैं। तो पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कब मिले थे? मध्य पाषाण काल में। और कहाँ मिले थे? आदमगढ़ के होशंगाबाद में मिले थे, एंड बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान में मिले थे। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। अभी देखिए, सबसे पहले आप पीछे ही आपने आंसर्स सॉल्व किए थे, उसको आंसर्स को देख लेते हैं। कहाँ पे? ये देखिए आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? होशंगाबाद में है। और होशंगाबाद कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ पे हुए थे। ठीक है,
तो इसमें आदमगढ़ देख लीजिए, यहाँ पे ये निम्नलिखित में किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शन में देखिए, चौपानी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, सराय नाहर राय से। तो यहाँ पे जो आंसर है वो सी और डी है। अब सी और डी में देखिए, मध्य पाषाण कालीन महदहा, महदहा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में महदहा से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है, हड्डी के उपकरण, ठीक है। तो हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। जी आर शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं। जी आर शर्मा ये इतिहासकार हैं जिन्होंने, पुरातत्वविद हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास, किसका किसका उल्लेख किए हैं, झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। कौन सा एरिया बटा था, महदहा, ठीक है। महदहा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। तो 3 क्षेत्रों में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, लेकिन मेन जो जगह है वो कहाँ है, महदहा, ठीक है। यहाँ से 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिसमें बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से पाए गए हैं, ठीक है, हड्डी के उपकरण। ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। देखिए ऊपर ही आपने देख लिया है, वो कौन से क्षेत्र हैं, महदहा और उसके बाद सराय नाहर राय, ठीक है। तो ये दोनों तो आप देख रहे हैं, ये प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं और यहीं से मिले। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकलते हैं। अब ये 3 मानव कंकाल कहाँ पे हैं, देखना पड़ेगा थोड़ा। चलिए, एक ही क्षेत्र से कितने मानव कंकाल, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, ठीक है। तो इसमें मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में सराय नाहर राय महदहा, तो ये सराय नाहर राय महदहा तथा दमदमा, सराय नाहर राय महदहा और दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों में, मतलब पश्चिमी और मध्यवर्ती, दमदमा के पश्चिमी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं, ठीक है। इन शवों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान है और 1 शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान है, ठीक है, ओके। 5 शवाधान युग्म शवाधान है और 1 शवाधान में 3 मानव कंकाल, ठीक है, दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवाधानों में 1-1 कंकाल मिले हैं। तो ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो इसमें ये देखना है कि एग्रीकल्चर कब प्रारंभ हुआ था। तो एग्रीकल्चर के बारे में ये है, कब से हुआ था, नवपाषाण काल, ठीक है। और पशुपालन अभी आपने देखा था मध्य पाषाण काल से स्टार्ट हुआ था। कृषि कब हुआ था, नवपाषाण काल से हुआ था। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ, ठीक है। आगे देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो सर्वप्रथम साक्ष्य ये आप देख लीजिए, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिम नर्मदा क्षेत्र, मतलब आप देख सकते हैं नर्मदा रिवर को जानते हैं, तो मध्य प्रदेश के पश्चिम नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा, हथनौरा कहाँ है, होशंगाबाद में, ठीक है। तो होशंगाबाद नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो क्या प्राप्त हुआ है, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो आके वहाँ पे बसे हैं। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। आगे चलते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। देखिए अभी अभी आपने किया था, वो यही नदी घाटी है, नर्मदा नदी घाटी, ठीक है। आगे चलते हैं। मानव द्वारा सर्व प्रथम प्रयुक्त अनाज था। देखिए अभी हम लोग ने ये जाना
कि एग्रीकल्चर कब शुरू किया था, नवपाषाण काल में। लेकिन अब हम ये जानेंगे मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था। तो इसमें कौन था, वो जौ था। देखिए आगे देखिए, आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है। ठीक है, आधुनिक मानव जिसमें जौ भी है, गेहूं भी है, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई, जई। तो ये 8 फसल हैं। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पे मानव ने उगाया। ठीक है, पहले जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, बाद में मानव ने इसको अलग अलग क्षेत्र में उगाया। ठीक है, वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो जौ, बार्ले 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य पश्चिम एशिया के देशों में, भूमध्य सागर आप जान ही रहे हैं, और एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में इन्हीं क्षेत्रों से 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूँ, इसका मतलब देखिए जौ और गेहूँ का लगभग साथ ही साथ आपको उपज मिलती है, उगाए जाने लगा। आगे देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसमें देखिए, वैसे तो आप कोल्डिहवा को ले सकते थे, और लेकिन अभी आप देखेंगे कि इसमें नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले स्थित लहुरा देव, ये देखिए, यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि वाला स्थल मेहरगढ़ था। मेहरगढ़ कहाँ है, जो बलूचिस्तान में है, और यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहिमा है, इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है। तो समझ रहे हैं ना, 7000 ईसा पूर्व में कहाँ पे मिल रहा है, मेहरगढ़ में मिल रहा है, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहिमा है, ये 6500 ईसा पूर्व है। तो लगभग 500 ईसा वर्ष का फर्क है कि चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, माना जाता है। तो आप समझ सक रहे हैं, अगर इसमें लहुरा देव नहीं रहता तो क्या रहता, फिर बाद में हम मेहरगढ़ को मान सकते थे, और नहीं होता तो फिर कोल्डिहिमा को माना जाता, लेकिन अभी लहुरा देव ही माना जाएगा क्योंकि ऑप्शन में वो है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब कहाँ पे जाएंगे, मेहरगढ़ में जाएंगे, क्योंकि इसमें लहुरा देव नहीं है जैसा उसमें था ऊपर वाले प्रश्न में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यहाँ भी मेहरगढ़ ही रहेगा। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित किस एक स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं पूरी अच्छी तरीके से। तो इसमें भी कृषि के साक्ष्य वहीं से आप मानेंगे जहाँ पहले भारतीय उपमहाद्वीप में क्या है, मेहरगढ़ है, अभी पीछे भी हम लोगों ने देखा है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो कृषि एवं पशुपालन के अगर साक्ष्य देखिएगा तो कृषि एवं पशुपालन के मेहरगढ़ से ही प्राप्त होंगे आपको, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो वो भी प्राचीनतम कहाँ पे, मेहरगढ़ में। जब सारे साक्ष्य वहीं पे मिल रहे हैं तो आप जान लीजिए जीवन जीने के लिए तो मेहरगढ़ ही सबसे पहला साक्ष्य होगा। दिए गए विकल्पों में स्थायी जीवन के प्रमाण सब प्रथम बलूचिस्तान के कक्षी मैदान स्थित मेहरगढ़, कक्ष का एरिया है, मेहरगढ़ में मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किली गुल मोहम्मद कालीबंगा की प्राचीनतम 4000 एवं 3500। किली गुल मोहम्मद ये कब है, 4000, और कालीबंगा ये कब है, 3500 ईसा पूर्व में, जहाँ पे अस्थायी जीवन मानव जीवन जीना प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है पशुपालन के प्रमाण, तो बागोर यहाँ पे देखेंगे, बागोर में मध्यपाषाण काल में पशुपालन किया। तो ये जानते हैं कब से पशुपालन स्टार्ट हुआ, मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ में पूरा स्थल, और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से बागोर से मिलते हैं। क्या मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य। कहाँ से मिलते हैं, आदमगढ़
ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। एंड भीलवाड़ा कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमें मिलते हैं। निम्नलिखित में किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये आप सब जानते हैं, ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। तो इसमें ये देखना है कौन कौन सा सही है। तो इसमें देखिए ए ऑप्शन सही है। इसमें जो सही नहीं है वो क्या? ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। जी, ये लोग चावल से बिल्कुल परिचित थे। आहड़ दक्षिणी पूर्व राजस्थान, राजस्थान का कौन सा हिस्सा? दक्षिण का पूर्व हिस्सा में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल है। ठीक है। आहड़ आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषि और पशुपालक थे। ठीक है। गेहूं, जौ और चावल से परिचित थे। तो ये आप समझ रहे हैं ना, गेहूं, जौ और चावल से परिचित थे। ठीक है। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्बवती, तांबा वाला स्थान मिलता है, जिसमें सूचित होता है कि तांबा बहुतायत में उपलब्ध है। इसका मतलब ये भी सही है। ठीक है। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। तो ये तांबा गलाना भी जानते थे, चावल भी था। ठीक है, परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों के प्रमुख साधन का था। ठीक है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है। इसका मतलब ये है कि इसमें दो गलत था। ये लोग चावल से परिचित थे। कहाँ के लोग? आहड़। ठीक है, संस्कृति के लोग। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो जाहिर सी बात है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ये SD संकालिया ने किया था। नवादा टोली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर SD संकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में हुई है। देखते हैं यहाँ पे। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार के समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं। ये समाधि कैसे है? विशाल पाषाण मतलब बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित हैं। वृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैन सर्किल, डोलमेन, अब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मेहिर हैं। ठीक है। तो नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत की संस्कृति में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। ठीक है। राख का टीला निम्नलिखित में नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो संगनकल्लू, तो संगनकल्लू कहाँ? कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो कहाँ से है? कर्नाटक के वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू। ठीक है, नवपाषाणिक स्थल है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? अब यहाँ पे देखें, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये स्थित है। भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों की पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। किसके किसके हैं भीमबेटका में? हाथी, सांभर, हिरन। अब लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है।
133 चित्र पाए गए हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका है, जिसमें प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। आगे देखते हैं, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो यहाँ पे रायसेन में है। आप जान सकते हैं भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र भीमबेटका से। निम्नलिखित में किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा, तो वी.एस. वांगकर। ठीक है, तो वांगकर ये हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ, उसकी खोज 1957 में वी.एस. वांगकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में, भीमबेटका का जो शैल चित्र है वो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है। भीमबेटका को किसने खोजा था, तो आप देख सकते हैं वांगकड़कर, डॉक्टर विष्णु वांगकड़कर। ठीक है, तो इन्होंने खोजा था गैरिक मित्र भांड। अब यहाँ पे देखते हैं गैरिक मित्र भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ, कहाँ पे हुआ, हस्तिनापुर में। ठीक है, आगे देखते हैं, गंगा यमुना द्वाबा सांस्कृतिक परंपरा। गंगा यमुना के बीच का जो एरिया है, गंगा यमुना की द्वाबा की सांस्कृतिक परंपरा उस संस्कृति के साथ शुरू होते हैं जिसने अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवड़ी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया है। तो कहाँ के संस्कृति को कहा गया, गंगा यमुना के द्वाबा की सांस्कृतिक परंपरा को क्या कहा गया, विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवड़ी गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP कहा गया है। BB लाल ने वर्ष 1991 में हस्तिनापुर के सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था, वह इसका नामकरण हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं, ताम्रास काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, मृतकों को घर के फर्श में किस तरह दफनाते थे, तो इसमें जो सही उत्तर है उत्तर दक्षिण में। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति आज भी यही दिशा मानी जाती है। ओके, तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दामाबाद, कोठे, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों के घरों से मृतकों के अस्थि कलश में रखकर उत्तर दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी मिली गई हैं। कहाँ पे ये हुआ, जोरवे संस्कृति में होता था ऐसा, महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में। ठीक है, तो मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाया जाता था उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान में प्राप्त हुआ, बुर्जहोम में। ये जम्मू एवं कश्मीर श्रीनगर के निकट है। बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का भी समाधान प्राप्त हुआ है। गर्तावास गड्ढे वाले घर से भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये बुर्जहोम क्या था इसमें, तो बुर्जहोम को ये देखें, सैलकर देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला, गणेश्वर, ताम्र कलाकृतियाँ। तो यहाँ पे ये देखते 2 और 3, चंद्रकेतुगढ़, गणेश्वर। बुर्जहोम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर। बुर्जहोम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, केंद्र शासित प्रदेश जो अब बन चुका है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टीरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है एवं प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से टेराकोटा, तो चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करती है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत, तो ये चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में था और गणेश्वर कहाँ में, राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक ताम्र कलाकृति। तो ये दोनों मैच हो रहा है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल में दोहरी पेचदार सिरे वाले ताम्र वाणाग्र मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं। तो ताम्र कलाकृति थी। ठीक है, आगे देखते हैं।
विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखैया विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय, ठीक है, से सर्वाधिक। जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय से संख्या 1 से ताम्र पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए विंध्य क्षेत्र में, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लेखैया से, जिनमें कुछ सुरक्षित हालत में, अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं, ठीक है। अब नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन एक और दूसरे के कारण आर कहा गया है, ठीक है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, ठीक है। तो ये दोनों सही है, ठीक है, कथन और कारण। सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल, इस पीरियड के अंत में क्लाइमेट चेंज हुआ और सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी के क्षेत्र में प्रवास किया, ठीक है, वहाँ से गंगा घाटी क्षेत्र में चले आए। आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न करता है? तो संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसके कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये तो सभी जानते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया। उन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन देते, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में है। इंदिरा गांधी, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? इसका नाम बदल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया। भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है, ठीक है, तो फ्री है। तो संस्कृति विभाग के अंतर्गत है मानव संग्रहालय। तो आगे के वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।